हेलो दोस्तों, कैसे आप। तो आज जो है हम कुछ न्यूज़ कवर करेंगे। तो उसमें जो हमारी कुछ टॉपिक्स रहने वाली है, तो आज देख लेते हैं कि क्या कौन कौन सी टॉपिक आज जो न्यूज़ में आ रहे हैं वो कवर करते हैं। तो पहला जो हमारी न्यूज़ है, तो आज की जो सारी न्यूज़ रहने वाली इतने जितने भी टॉपिक्स हैं वो कोर्ट से रिलेटेड हैं। जितने भी जो हमारे जज जो फैसला किए, तो सारे टॉपिक को पहले एक एक कवर करेंगे। तो पहला इसमें जो टॉपिक है वो भारतीय त्योहारों का मानव पर जो प्रभाव हो रहा है, इसके इसके इस पर क्या कहा है जज ने। उसके बाद एक्ट्रेस रेप और किडनैपिंग मामलों में जो कोर्ट ने दिलीप को रिहा किया है। उसके बाद कैदियों के लिए स्किल डेवलपमेंट पॉलिटेक्निक, ये सारे जो। उसके बाद इंडिगो संकट ग्राउंड सपोर्ट रिफंड के लिए दायर याचिका पर सुनवाई 10 को होगा। उसके बाद हाई कोर्ट ने दिल्ली ट्रैफिक कमेटी से 24/7 ऑपरेशन के लिए रिप्रेजेंटेशन पर विचार करने को कहा है। तो देखते हैं कि सारे एक एक को पहले कवर करते। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं। पहला है भारतीय त्योहारों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो भारत की में जो त्योहारें होती है उसका बहुत नदी को प्रदूषित करना, पर्यावरण के प्रति जागरूक न रहना, ऐसी मामले देखी जा सकती है भारत में स्पेशली। तो भारत में जो त्योहारों के दौरान जो धार्मिक समारोह के पर्यावरण पर पड़ने वाले जो असर पर बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभय ओक ने हाल में कहा है कि धर्म के नाम पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले काम को संविधान के आर्टिकल 25 के तहत सुरक्षा नहीं मिलेगी, क्योंकि आर्टिकल 25 जो है वो किसी भी धर्म के लोगों को अपने धर्म के जितने भी रिचुअल्स हैं उसको मनाने की आज़ादी देता है। तो ये जो 25 के तहत इस नुकसान को जो है कोई सुरक्षा नहीं मिल सकती आर्टिकल 25 के तहत। तो पूर्व जज ने कहा है कि तथाकथित धार्मिक समारोह करते समय हम अपनी नदियों, समुद्रों और झीलों को नुकसान पहुंचाते हैं और पानी को गंदा करते हैं। आर्टिकल 25 जो है पूजा करने और जरूरी धार्मिक समारोह को अधिकार की रक्षा करता है, क्योंकि यह पार्ट 3 के दूसरे आर्टिकल के तहत आता है। इसलिए धर्म पर के नाम पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का काम सुरक्षित नहीं है। हम इससे तभी बच सकते हैं जब हमारे पास साइंटिफिक सोच हो, जब हम ये समझ सकें कि आखिर अगर हम नदी को पोल्यूटेड करेंगे तो कितने सारे जीवों पर इफ़ेक्ट होगा। अगर हम प्लास्टिक डालते तो वो पता नहीं कितने सालों तक वो विघटन नहीं होता है उसका, और वो हमारे जलीय जीवों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो हमें साइंटिफिक रूप से सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जस्टिस ओक ने त्योहारों और दूसरे धार्मिक समारोह के दौरान लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने और नदियों के प्रदूषण पर जोर दिया है, ताकि यह बताया जा सके कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल का मतलब ये नहीं है कि साइंटिफिक सोच हो। टेक्नोलॉजी में जो लाउड स्पीकर आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम पर्यावरण की सुरक्षा करने में साइंटिफिक सोच हो सकता है हमारे पास, ऐसा नहीं है। जस्टिस ओक ने त्योहारों और दूसरे धार्मिक समारोह के दौरान लाउड स्पीकर के इस्तेमाल और नदियों के प्रदूषण पर जोर दिया, ताकि यह भी बताया जा सके, ये रिपीट है। उसके बाद जो आर्टिकल 25 क्या कहती है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 सभी नागरिकों को धर्म और स्वतंत्रता का अधिकार देती है, जिसमें अंतरात्मा की स्वतंत्रता, धर्म को मनाने, आचरण करने और प्रचार करने की आज़ादी देता है। उन्होंने इस पर जो इसको पोल्यूटेड किया जाता है उस पर उन्होंने सवाल भी किया है कि क्या हम यह दावा कर सकते हैं कि हमने अपनी नदियों को नुकसान नहीं पहुंचाया है और उन्हें गंदा नहीं किया है। क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारी नदियाँ पवित्र रहेगी चाहे हमने अपनी नदियों को कितना भी गंदा किया हो। इसके अलावा भारत में फैले अंधविश्वास पर दुख जताते हुए जस्टिस ओक ने कहा है कि कोई भी धार्मिक सुधारों का प्रस्ताव रखता है उन्हें धार्मिक ग्रुप टारगेट करते हैं। ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे कि सुधार संविधान के आर्टिकल 25 के तहत मिले अधिकारों में दखल दे रहे हैं। मतलब वो जो कुछ धार्मिक गुट के जो लोग होते हैं वो ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो आर्टिकल 25 में दखल दे रहे हैं। वो किसी दूसरे धर्म को अपनी जो आचरण होती है वो बनाने से रोकने के लिए। उसके बाद आर्टिकल जो 51A के तहत भी जो राज्य की ड्यूटी उन्हें पूरा न कर पाने में जो नाकामी है, जस्टिस ओक ने उस पर भी कहा है कि हाल ही में मैंने
उन्होंने कहा है कि हाल ही में मैंने अखबार में पढ़ा कि 2027 में नासिक में होने वाले कुंभ मेले के लिए 100 साल पुराने पेड़ों को काटने का प्रस्ताव है। अलग अलग नागरिकों में साइंटिफिक सोच डेवलप ना कर पाने के अलावा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि राज्य की जो सामूहिक फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51(1) का पालन करने में नाकामी होती है। तो यहाँ पे जो इन्होंने बताया कि 2027 में ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में एक कुंभ मेला होने वाली है जहाँ पर जो एक ग्राउंड है उस ग्राउंड में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। तो वहाँ पे जो संत आएंगे उनको ठहरने के लिए वहाँ पे पेड़ काटा जा रहा है। बहुत बड़ा लैंड है और उन ऐसा क्या आ गई कि जो संत ठहरेंगे वहाँ पे पेड़ होना ज़रूरी नहीं है। तो पेड़ होते हुए भी वो संत रह सकते हैं ना। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो इसमें जो है आर्टिकल 51 का सही से पालन ना कर पाने की एक नाकामी है। क्योंकि आर्टिकल जो 51 कहता है कि प्रत्येक नागरिक को अपने मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, जिसमें संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना जैसे 6 से 14 वर्ष के जैसे 11 कर्तव्य शामिल हैं जो राष्ट्र के उत्थान और जिम्मेदार नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें जो है जितने भी जनता है उसके कर्तव्य को बताया गया कि जनता को अपने राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। इसमें 11 कर्तव्य शामिल हैं। उसमें से एक कर्तव्य यह भी है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, अपने देश की जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी रक्षा करना होता है। लेकिन हमारे देश में जो पेड़ों को काटा जा रहा है, वो लैंड को खाली करवाया जा रहा है, तो क्या हम अपने देश की जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको नाश नहीं कर रहे? उसकी रक्षा करने में हमारी नाकामी नहीं है? तो ये जो है आर्टिकल 51 की रक्षा ना कर पाने में हमारी नाकामी है। उन्होंने कहा है कि अगर हमने साइंटिफिक सोच और सुधारों की स्थिति के डेवलप करने और अपनी ड्यूटी पूरी तरह से निभानी होती है तो हम जानवरों की हत्या, बलि और त्योहारों के दौरान लाउड स्पीकर के अंधाधुंध इस्तेमाल का इजाज़त नहीं देते। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हमने साइंटिफिक सोच और सुधारों की स्थिति को डेवलप करने की अपनी ड्यूटी की तरह निभाई होती, अगर हम इन पर जो अपनी ध्यान से इस काम को किया होता तो इन सारे जो जानवरों की हत्या और त्योहारों और लाउड स्पीकर की जो अंधाधुंध जो बजाया जाता है इस पर हमारी इजाज़त नहीं दे पाते। इसमें जो दूसरा खबर है कि एक्ट्रेस रेप और किडनैपिंग मामलों में कोर्ट ने एक्टर दिलीप को बरी कर दिया है। जो ये कोर्ट ने क्या है मामला, इसको पहले पढ़ लेते हैं। एर्नाकुलम के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट ने सोमवार को 8 दिसंबर को मशहूर मलयालम एक्टर दिलीप कुमार को 2017 की एक्ट्रेस रेप और किडनैपिंग केस में बरी कर दिया है। जज एनी एम वर्गीस ने ओपन कोर्ट में फैसला सुनाया जिसमें 8 साल से चल रही ट्रायल का अंत हो गया है। इसके साथ ही जज ने पल्सर सुन्नी A1 जो पहला दोषी है, मार्टिन एटनी, उसके बाद B मणिकंदन, BP विजीश, H सलीम, C प्रदीप को रेप, साजिश, किडनैपिंग और दूसरे अपराधों का दोषी पाया गया। उन्होंने इंडियन पेनल कोड IPC की धारा जो है 120B, 340, 354, 366, 354B और 376D के तहत अपराधों के लिए दोषी पाया। उनकी सज़ा 12 सितंबर को सुनाई जाएगी। एक्टर दिलीप जो है A8 पर जन्म की पीछे मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप था उन पर, लेकिन कोर्ट दिलीप के अलावा जो है कोर्ट ने A7, A9 और A15 को भी बरी कर दिया है। उसके पीछे जो क्या मामला क्या था, तो ट्रायल के दौरान पेश की गई केस रिकॉर्ड के मुताबिक आरोपी नंबर 1 सुनील NS, जिसे पल्सर सुन्नी के नाम से भी जाना जाता है, 5 और लोगों के साथ 17 फरवरी 2017 की रात को एक्ट्रेस की गाड़ी में ज़बरदस्ती घुस गया और उस लोगों ने किडनैप किया, चलती कार में उसके साथ मारपीट की और इसके साथ ही वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए इसके साथ गैंगरेप किया। तो इस वजह से इन सारे दोषी को सज़ा सुनाई गई है और इसमें निर्दोष पाया गया दिलीप, उसे बरी कर दिया गया है। उसके साथ ही कुछ और भी थे।
अब देखते जो अगला है वो कैदियों के लिए स्किल डेवलपमेंट पॉलिटेक्निक कोर्स के लिए जो उद्घाटन किया गया है हरियाणा में, तो इस पर देख लेते क्या है। यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJ सूर्यकांत ने 6 दिसंबर को हरियाणा की अलग अलग जिलों में कैदियों के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स और ITI लेवल के वोकेशनल प्रोग्राम का उद्घाटन किया है। ये पहल सलाखों के पीछे लोगों की ज़िंदगी को मजबूत बनाना, असली दबाव, बदलाव, सुधार, न्याय का नया तरीका प्रोजेक्ट के तहत शुरू की गई है। इस कैंपेन का मकसद है कि स्टूडेंट, पेरेंट, टीचर और लोकल कम्युनिटीज़ को ड्रग्स की लत से खतरों, साइकोलॉजिस्ट असर और लंबे समय तक चलने वाले नतीजा के बारे में एजुकेट करना है। यह नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक सब्जेक्ट्स एक NDPC एक्ट के तहत कानूनी प्रोविज़न के बारे में भी अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश करती है, जिसमें ट्रैफिकिंग और इस्तेमाल के नतीजे साथ ही मौजूद रिहेबिलिटेशन मैकेनिज्म शामिल है। जिला लेवल पर मिलकर की गई कोशिशों से यह प्रोग्राम जल्द ही पता लगाने, काउंसलिंग, नशा छुड़ाने की सर्विस और ज़्यादा मजबूत कम्युनिटी विजिलेंस को बढ़ावा देता है। जस्टिस सूर्यकांत ने डिजिटल स्किल्स, लॉजिस्टिक और मॉडर्न ट्रेंड्स सहित भविष्य की इकोनॉमी के हिसाब से ट्रेंडिंग की भी मांग की है। साथ ही कैदियों के साथ अप्रेंटिसशिप और रोजगार के मौके देने के लिए इंडस्ट्री पार्टनरशिप में आग्रह किया है। उसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि जब लोग बिना सही सपोर्ट से के जेल निकलते हैं तो फिर से घुलना मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एजुकेशन, स्किल ट्रेनिंग, काउंसलिंग और स्ट्रक्चर्ड बदलावों के बिना सुधार गृह अनजाने में नुकसान को और बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि सच्चे सुधार के लिए साफ सोच, मिलकर काम करने और ऐसे सिस्टम्स की ज़रूरत है जो नए सिरे से काम कर सके। उन्होंने इसलिए ये दिया है कि जो जेल में रह रहे हैं हमारे युवा या फिर जो बच्चे कम उम्र में चले जाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा कोर्स है, ताकि इसके तहत वो एजुकेशन से या फिर अपनी कैरियर से जुड़े रहे। तो ये था हमारा जो चीफ जस्टिस की जो सुनवाई किए थे। इसके बाद जो है इंडिगो संकट, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स रिफंड के लिए दायर याचिका पर 10 नवंबर को सुनवाई होगी। बहुत सारे जो वायुयान है वो वगैरह कभी किसी वजह से, कभी किसी कारण से जो रद्द हो जाती है, तो यात्रियों को रिफ़ंड मिल नहीं पाता है। तो इस पर ये सुनवाई जो इस पर याचिका को एक्सेप्ट किया गया, जिस पर सुनवाई होगी 10 नवंबर को। इंडिगो फ्लाइट संकट से प्रभावित यात्रियों को ग्राउंड सपोर्ट और रिफ़ंड देने की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका PIL दायर की गई है। एक वकील ने सोमवार को चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गजेला की डिवीज़न बेंच के सामने यह मामला उठाया। वकील ने कहा कि एयरपोर्ट पर हालत ख़राब है और यात्रियों को कोई रिफ़ंड नहीं मिला है, क्योंकि इधर ही कुछ समय पहले कि बहुत सारे इंडिगो की जो फ़्लाइट्स वगैरह थी वो रद्द कर दिए गए थे और उसके बदले में ट्रेन चलाया गया था। तो बहुत सारे पहले ही बुक हो चुके थे, तो उसका रिफ़ंड अभी तक बहुत सारे यात्रियों को नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि याचिका में इंडिगो को यात्रियों को ग्राउंड सपोर्ट और रिफ़ंड देने के लिए सही आदेश की मांग की गई है। कोर्ट ने मामले को बुधवार को लिस्ट करने पर सहमति जता दी है। हालांकि उन्होंने कहा है कि सरकार इस मुद्दे पर पहले से ही कुछ निर्देश दे चुकी है। बेंच ने कहा कि इसे बुधवार को लिस्ट किया जाएगा। पिछले कुछ दिनों में इंडिगो को कई फ्लाइट्स के अचानक ऑपरेशन कैंसिल होने के बाद देश के कई एयरपोर्ट पर कई यात्री फंसे हुए हैं। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ऐसी एक याचिका का जिक्र किया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एजेंट लिस्टिंग में इनकार करते हुए कहा कि भारत सरकार ने पहले इस मामले पर संज्ञान ले लिया है, लेकिन इस पर जो है 10 दिसंबर को इस पर हमारी अगली जो न्यूज़ है वो हाई कोर्ट ने दिल्ली ट्रैफिक कमेटी को 24/7 जो ऑफेशन के लिए रिप्रेजेंटेशन पर विचार करने को कहा है। तो जो हमारे दिल्ली में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगती है, तो उसमें जो बहुत सारे डिलीवरी बॉय भी होते हैं,
तो दिल्ली हाई कोर्ट ने शहर की ट्रैफिक कमेटी से कहा है कि वह देर रात डिलीवरी करने वाले कर्मचारियों की बढ़ती संख्या और सिग्नल के ब्लिंकर मोड पर होने से होने वाली सड़क सुरक्षा चिंताओं में ध्यान रखते हुए पूरी दिल्ली में खासकर छोटी कॉलोनियों में ट्रैफिक लाइट 24/7 ऑपरेशन के लिए एक रिप्रेजेंटेशन पर विचार करें। क्योंकि जो लाइट्स होती है वो ब्लिंक करती है, तो इससे क्या होता है कि ट्रैफिक में जो वहाँ पे जनता होती है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। तो इस तरह चीफ जस्टिस DK उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गडेला की डिवीज़न बेंच ने PIL का निपटारा किया है, जिसमें याचिकाकर्ता को उस कमेटी के सामने पूरी रिप्रेजेंटेशन देने की इजाज़त दी गई है, जिसमें वे सभी बातें और डॉक्यूमेंट शामिल हो सकते हैं जिस पर याचिकाकर्ता भरोसा करना चाहता है। इसमें आदेश दिया गया है कि एक बार ऐसा कोई भी रिप्रेजेंटेशन दिए जाने के बाद, जैसा कि ऊपर बताया गया है, कमेटी मुद्दों पर विचार करेगी और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पिटीशन में उठाई गई शिकायतों को दूर करने के लिए जरूरी फैसले और कार्रवाई करेगी। याचिकाकर्ता ने यह पक्का करने के लिए निर्देश मांगे हैं कि शहर में अलग अलग जगहों पर ट्रैफिक सिग्नल 24 घंटे काम करती है। उन्होंने ट्रैफिक सिग्नल के ठीक से काम न करने के संबंध में एक टेक्निकल ऑडिट और पूरे देश में ट्रैफिक सिग्नल के ऑपरेशन को बनाए रखने के लिए एक जैसा रिकॉर्ड रखने का सिस्टम बनाने की मांग की है। मतलब जो ट्रैफिक की ऑपरेशन का मतलब उसकी देखभाल करना, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उसको सही से ठीक करना, उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। और इसमें जिन्होंने रेट दायर की है याचिका के PIL के थ्रू, तो वो जो है इन सारी रिपोर्ट्स को जमा करेंगे और उन कमेटी को वो अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे और वो कमेटी पूरे जो शहर है उसकी उस ट्रैफिक की लाइट्स को पूरे अच्छे से देखभाल करेगी। तो आज की यही खबर था, मैंने इन सारे खबर को आज कवर किए। तो आई होप ये सारे खबर आपको समझ में आए होंगे। तो इसके लास्ट में है जो PIL ने जवाब देते हुए केंद्र सरकार को ये भी बताया कि ऐसे मुद्दे को सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सुनवाई में एक कमेटी बनाई है और ट्रैफिक मुद्दों को पूरी देखरेख के स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक दिल्ली पुलिस को सौंपी गई है, जहां याचिकाकर्ता अपनी शिकायतें बता सकती है। इसलिए कमेटी 2 महीने के अंदर रिप्रेजेंटेशन पर फैसला करने का निर्देश दिया है। इसके लिए जो है ट्रैफिक पुलिस भी है और पुलिस को भी कुछ सौंपी गई है कि अगर याचिकाकर्ता या फिर किसी जनता को प्रॉब्लम होती है तो वो अपनी प्रॉब्लम्स पुलिस को शिकायत कर सकती है। तो यही था आज की खबर। आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।